हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फैराडे लॉ और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। जितने भी यहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये जो फैराडे लॉ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ को, उसके बाद जो है हम एक्सप्लेन करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल फैराडे का जो है फर्स्ट लॉ, तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ बोलता है इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, क्या बोलता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो या तो वेट डिपॉजिट होता है या वेट जो है बाहर निकलता है, लिबरेटेड होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा फैराडे फर्स्ट लॉ का बोलना है कि जो वेट डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की। और मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यदि मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊँ तो मैं यहाँ पे जेड क्यू लिख सकता हूँ। और यदि मैं यहाँ पे एक और फार्मूला लिख सकता हूँ जेड इंटू आई इंटू टी, क्योंकि जो क्यू का मान है वो आई इंटू टी होता है, आई टी होता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है। क्लियर है? ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू पी। अब यहाँ पर W तो होता है वेट डिपॉजिटेड, ठीक है। W क्या होता है हमारा? वेट डिपॉजिटेड होता है। उसके अलावा I जो होता है हमारा करंट होता है, और T जो होता है हमारा टाइम होता है। T जो होता है हमारा टाइम होता है, वेट डिपॉजिटेड, करंट, और ये होता है हमारा टाइम। और जेड क्या होता है? जेड जो होता है केमिकल इक्विवेलेंस होता है। क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है। ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर आई का वैल्यू 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकंड में बहती है, टाइम जो है 1 सेकंड हो, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में बहती हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू जेड। W का मान जो है जेड के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यदि 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो यहाँ पे W का मान जो है जेड के सीधे समानुपाती होगा। क्लियर है दोस्तों? अब एक चीज याद रखना हमेशा, जो है फैराडे ने क्या बोला था यहाँ पर? फैराडे ने बोला था कि जब भी एक फैराडे चार्ज जो है, एक फैराडे चार्ज जो है बहती है, या हम सेल में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एक फैराडे चार्ज, तो वहां पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है। कितना निकलता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23 मोल होता है। इसके अलावा चार्ज का मान कितना होता है? चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, किसको सॉल्व करूंगा? इसको 6 गुणा 10 का घात 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, इतने को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो इसका मान जो है 96,500 कूलाम के आसपास आता है। कितना? 96,500 कूलाम। क्लियर है? इतना आता है नियर अबाउट। तो ये याद रखना, एक फैराडे पर चार्ज कितना होता है? एक फैराडे पर चार्ज जो है 96,500 कूलाम होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि जो 96,500 कूलाम चार्ज है, इतने चार्ज में जो है कितना डिपॉजिट होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है सब्सटेंस जो होता है डिपॉजिट होता है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यदि 96,500 कूलाम चार्ज पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है तो 1 कूलाम चार्ज पर कितना इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट जो है सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपन 96,500 लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना,
इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है m/n। और इसी फार्मूले को हम यदि यहाँ पर रखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ m/n। और 96,500 का मान कितना होता है? f होता है। और ये ग्राम इक्विवेलेंट, ये मतलब क्या है? ये जेट वैल्यू का मान m/nf लिख सकता हूँ। यदि जेट वैल्यू का मान m/nf है तो यहाँ पे अभी हमने फार्मूला देखा था। क्या फार्मूला हमने देखा था? फार्मूला हमने देखा था W = Z × I × T। ठीक है, W = Z × I × T। और अभी मैंने जेट वैल्यू का मान कितना निकाला? m/nf निकाला × I और × T। क्लियर है दोस्तों? तो W का मान जो होता है m/nf × I × T यहाँ पर होगा। क्लियर है दोस्तों? ये वाला फार्मूला आप याद रखना। ये वाला फार्मूला एक इम्पोर्टेंट है। और एक वाला, और ये वाला फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला ये, ठीक है, सेकंड फार्मूला ये, हर फार्मूला यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला। अब देखना तीसरा फार्मूला कैसे। मोल्स के रेस्पेक्ट में मैं फार्मूला निकाल सकता हूँ यहाँ पर। W/m = I × T/nf भी तो लिख सकता हूँ। इसको मैं नहीं लिख सकता। इस m को इधर मैंने पक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसको मैंने ट्रांसफर किया? इस m को जो है मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर किया तो W/m = I × T/nf हो गया। और W/m बराबर होता है मोल्स। एक मोल्स का मान जो होता है W/m होता है। क्लियर है दोस्तों? n का मान W/m होता है। तो मोल्स तो निकल आया हमारा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोल्स बराबर कितना होगा? I × T/nf। क्लियर है? चलो, मोल्स को तो जनरली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैं इसको यहाँ पे कैपिटल N से दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो n मोल्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। तो मोल्स का मान जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये भी आप याद रख लेना। यहाँ से एक रिलेशन ये भी निकल के आएगा, n1 अनुपात n2 रेशियो n3 = 1/n1 × 1/n2 और रेशियो 1/n3। ये भी एक अनुपात निकल के आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कितने फार्मूले हो गए? पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, और यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया, ये वाला एक फार्मूला। अब याद रखना, एक चौथा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। कभी कभी लीटर के एस्पेक्ट्स में या वॉल्यूम के एस्पेक्ट्स में भी पूछ देता है। तो हमारे पास फार्मूला मोल के रेस्पेक्ट में W/m I × T/nf ये वाला फार्मूला निकल के आया है। यदि मैं दोनों तरफ 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W/m × 22.4 लीटर = I × T/n × f × 22.4 लीटर। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। और इतना लिखूंगा तो V लीटर = I × T/n × f × 22.4 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट्स में। क्लियर है दोस्तों? ये वाला फार्मूला भी आपको समझ में आया होगा। ये तो था फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ से ये सारे फार्मूला निकल के आगे। ये सारे फार्मूला हमको पता होना चाहिए किसी भी हालत में। अब देखो, मैं फैराडे सेकंड लॉ लाता हूँ। क्या लाता हूँ मैं? फैराडे सेकंड लॉ। अब फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? फैराडे सेकंड लॉ, जब भी सेल जो है सीरीज में जुड़े हुए हो, जैसे मैं ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ। देखो, सेल में क्या रहता है? जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने लिख दिया। और इस सेल में दो क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोड रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड इस प्रकार से लिख दिया। 2 इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया है दोस्तों। चलो, मैं इसको एनोड, इसको कैथोड, इसको एनोड, इसको कैथोड, इसको एनोड मानता हूँ। और इसको मैं क्या कर देता हूँ? सिंपल जो है इसको जोड़ देता हूँ और इस एनोड और कैथोड को भी जोड़ देता हूँ। तो दोनों सीरीज में है। ये पहला कंपार्ट, ये पहला जो है सेल हुआ
और ये हमारा दूसरा सेल हुआ। जब दोनों सेल आपस में जुड़े हुए हो सीरीज में तो क्या बोलता है फैराडे सेकेंड लॉ, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बोलता है। ठीक है, W मतलब वेट डिपोजिटेड और E क्या होता है, E जो है इक्विवेलेंट वेट की बात करता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होता है और W जो होता है वेट डिपोजिटेड होता है। क्या होता है, वेट डिपोजिटेड होता है। ये फैराडे का सेकेंड लॉ है और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब देखो W, यदि दो सेल हैं तो दो सेल के लिए मैं यहाँ पे W1 अपन W2 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू E1 अपन E2 लिख सकता हूँ, क्योंकि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ W1 अपन W2 इज इक्वल टू E1 अपन E2। क्लियर है दोस्तों, ये या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ W1 रेशियो W2 इज इक्वल टू यहाँ पे E1 रेशियो E2 में कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ फैराडे सेकेंड लॉ को। तो आई होप ये थ्योरी पोर्शंस आपको समझ में आया होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। यदि थ्योरी पोर्शंस यहाँ पे आपको समझ में आया है तो चलिए अब कुछ जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की दृष्टिकोण से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours then how many electrons should flow through the wire बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आई वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर दोस्तों, और टाइम का मान कितना दिया हुआ है, टाइम का मान 2 आवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा क्या निकालना है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, इलेक्ट्रॉन्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मान कैसे निकाल सकता हूँ, देखो I और T तो दिया हुआ है तो मैं Q का मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि Q का मान जो होता है I इंटू T होता है। तो I का मान दिया है 0.5 और टाइम जो है 2 आवर, 2 आवर को मिनट में बदलेंगे तो इंटू 60 और इसको सेकंड में बदलेंगे तो इंटू 60। तो या इसको ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, 0.5 को 1/2 लिखो इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो 2 कैंसिल हमारा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3600 कुलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3600 कुलाम चार्ज। ये तो चार्ज हो गया ना। अब हमको क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन्स का मान निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मान मेरे को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि मैं निकालने के लिए क्या करूँगा, ये जो 3600 चार्ज है, 3600 कुलाम चार्ज है, उसको मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, इससे मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। अब जब मैं डिवाइड करूँगा तो इसका मान आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया, क्या निकालना था, कैसे निकालना था, ये आपको समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द रिएक्शन। ठीक है, कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्रोमियम 3+ और वाटर यहाँ पे बना रहा है। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 बोला है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला है इन कूलम, मतलब चार्ज निकालना है यहाँ पर। ठीक है, चार्ज निकालना है 1 मोल ऑफ Cr2O7 में कितना चार्ज रिड्यूस होगा वो हमें निकालना है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिड्यूस हो रहा है, किस में रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर क्रोमियम 3+ में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्रोमियम 3+ में रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूंगा यदि, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x - 14 इज इक्वल टू -2। मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, x मान के चल रहा हूँ मैं। तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 या 2x इज इक्वल टू 12। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू
6, ये हमारा निकल के आएगा x। तो देखो +6 से कितना निकल के जा रहा है, +6 से +3 में चेंज हो रहा है, +6 से +3 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम का 12, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम का यहाँ कितना हो जाएगा 6, 12 से 6 में चेंज हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ Cr2O72 माइनस से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, हमें चार्ज निकालना है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो याद रखिए 6 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, हमें चार्ज निकालना है तो 96,500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा 6 × 96,500 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 6 × 96,500। और यदि हमें इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मान आ जाएगा 579,000 कूलम। ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। और ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी बुक से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन में भी यहाँ पे लूंगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कई बार। ठीक है, आपके नीट, आपकी जेई तथा पीजीटी एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहां से भी मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, बस क्वेश्चन मेरे साथ करते रहिए। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड ऑन कैथोड। कैथोड में कितना मास डिपोजिट होगा ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लो। हमारे पास जो है गिवन जो है, हमारे पास गिवन जो है टाइम इज इक्वल टू जो है 10 मिनट्स दिया हुआ है। आई वैल्यू जो होता है 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। और देखो कॉपर जब डिपॉजिटेड होगा तो कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और ये कॉपर सॉलिड में जाएगा। किस में जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो मैं यहाँ पे n वैल्यू जो है 2 लिख सकता हूँ। क्लियर। और यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, फार्मूला M/NF × I × T, ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा जी। तो देख लो वेट डिपॉजिटेड, M वैल्यू कितना होता है, मास ऑफ कॉपर कितना होता है 63.5 होता है, या 63.4 भी होता है, 5 या 63.4, ये अप्रोक्सीमेटली इतना होता है कॉपर का। उसके बाद N वैल्यू कितना दिया है, N वैल्यू 2, F वैल्यू 96,500, 96500। फिर यहाँ पर करंट कितना दिया है 1.5, और यहाँ पर समय कितना दिया है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को हमको सेकंड में बदलना है, तो इंटू 10 × 60। तो W का जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पे, यदि मैं इसको काट छाट करूँगा दुनिया भर का, तो यहाँ पे जो W की वैल्यू निकल के आएगा 48250 निकल के आएगा दोस्तों। तो इतना आप देख लेना, W का मान इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 0.296 कितना आ जाएगा, 0.296 आएगा यहाँ पर। इतने को आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, W का मान निकल आएगा 0.296। और ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नए वैरायटी का क्वेश्चन है। देखो अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है सब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अलग वैरायटी का है, क्वेश्चन नंबर 2, देन ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अलग वैरायटी का होगा। कैसे होगा देखो, हाउ लॉन्ग शुड ए करंट 2 एम्पियर बी पास थ्रू मोल्टेन NaCl टू ऑब्टेन 0.5 मोल्स ऑफ Cl2 गैस बोला है। कितना बोला है, 0.5 मोल्स ऑफ Cl2 गैस। यहां मोल्स दिया हुआ है ना, तो मोल के रेस्पेक्ट में हमारा फार्मूला क्या था, सीधा सीधा मोल्स दिया है तो W/M = I × T अपन N × F। ये हमारा क्या था, जी मोल्स के रेस्पेक्ट में फार्मूला था। तो मोल्स कितना दिया है 0.5, I वैल्यू कितना दिया है 2। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है जी, समय हमें निकालना है तो उसको रहने दो। अब N वैल्यू कितना दिया है, Cl2 बोला है ना, कितना बोला है Cl2। तो यहाँ पर जो N वैल्यू होगा वो भी 2 होगा, क्योंकि ट्वाइस Cl माइनस यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Cl2, 1 मोल ऑफ Cl2 बनेगा। तो N का वैल्यू जो हो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 ×
एफ वैल्यू 96500 तो यहाँ पे 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ, और 96,500 इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो यहाँ पे टी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है 96,500/2 को, तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मान 48,250 आएगा। किसका मान, टी का मान। ठीक है, टी का मान इतना आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का मान 48250 सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा किस में आ जाएगा, सेकेंड में आएगा। हावर में निकालना है तो हावर में निकाल सकते हो आप लोग, अपन 60 × 60 करना पड़ेगा तो हावर में निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये वाला मोल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये जो है चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये भी हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जितना भी है सब अलग अलग वैरायटी का करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर फॉर 1930 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 1930 सेकेंड। ठीक है, आई वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। उसके बाद हाइड्रोजन गैस बोला है तो लिबरेटेड बोला है ना, तो लिबरेटेड यहाँ पर 2H प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जो है H2 गैस यहाँ पर बनाएगा, तो यहाँ पर जो है N वैल्यू जो है 2 हो जाएगा। N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फार्मूला क्या था, V लीटर इज इक्वल टू I इंटू टी अपन N इंटू एफ इंटू 22.4 लीटर, ये हमारा फार्मूला था दोस्तों। अब I का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 5, टाइम कितना दिया हुआ है जी 1930 सेकेंड, एन वैल्यू कितना है जी 2, फैराडे कांस्टेंट का मान कितना है जी 96500, और यहाँ पे 22.4 लीटर। मैंने कहा था कि ये सारे फार्मूले याद होना चाहिए। तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूला है, तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूला को हमको भूलना नहीं है। VL इज इक्वल टू आई इंटू टी अपन एन एफ इंटू 22.4 लीटर। तो इतने को यदि मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना, इतने को यदि मैं सॉल्व करूंगा 1930 को, तो यहाँ पे 1.12 लीटर आएगा हमारा आंसर। 1.12 लीटर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड टू 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल कंटेनिंग सिल्वर प्लस Ca2+, ये क्या है Ca2+ है, एल्यूमिनियम 3+ आयन रेस्पेक्टिवली। द मोलर रेशियो इन विच 3 मेटल आर डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। द मोलर रेशियो पूछा है। अब मोलर रेशियो मैंने आपको बताया था N1 रेशियो N2 रेशियो N3 इज इक्वल टू 1/N1 रेशियो 1/N2 रेशियो 1/N3, क्योंकि यहाँ पर 3 आयन्स हैं तो 3 आयन का मोलर रेशियो हमें निकालना है। अब पहले आयन के लिए चार्ज देख लो, पहले आयन के लिए चार्ज है 1, दूसरे आयन के लिए चार्ज है हमारा 2, और तीसरे आयन के लिए चार्ज है हमारा 3। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलना है। सिंपलेस्ट रेशियो में बदलने के लिए सबसे मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो 6:3:2 ये हमारा आंसर निकल के आएगा। सिंपलेस्ट रेशियो में बदलना था तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 6:3:2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए करंट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड AlCl3 कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है। इफ 6.75 ग्राम ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड, क्या डिपोजिट होता है, जिंक डिपोजिट होता है, तो फाइंड द मास ऑफ सिल्वर एंड एल्यूमिनियम डिपोजिटेड। और ये जो है फैराडे सेकेंड लॉ से यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक सेल जब आपस में सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तो फैराडे के सेकेंड लॉ से W इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जिंक का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6.75 ग्राम, ये वेट दिया हुआ है कितना डिपोजिट होता है। लेकिन सिल्वर और एल्यूमिनियम का यहाँ पर
वेट मेंशन नहीं है, तो उसी को हमें निकालना है। अब देखो जिंक का दिया हुआ है, जिंक का गिवन है, तो इस जिंक का मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता हूं। यदि मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो यहाँ पर m/n या x फैक्टर कर सकता हूं। अब मास कितना होता है, जिंक का मास कितना होता है जी, जिंक का मास होता है 65.4, ठीक। और यहाँ पर चार्ज कितना होता है, जिंक पर कितना चार्ज होता है, जिंक पर 2 चार्ज होता है। जनरली जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है, जिंक सल्फेट जो है किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ में, यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा जी, 32.7 आ जाएगा। कितना आएगा, 32.7 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.75 ग्राम गिवन वेट है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6.75 ग्राम अपन इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आया, 32.7 निकल के आया। इतने को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.206 ग्राम। कितना आएगा, 0.206 ग्राम यहाँ पे निकल के आएगा। अब 0.206 निकल के आ गया, इतना हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल के आया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका निकला, जिंक का निकला इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। तो हम यहाँ से सिल्वर का निकाल सकते हैं और एल्यूमिनियम का निकाल सकते हैं। तो सिल्वर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 27 × 0.206, और सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का होता है 108, तो 108 × 0.206। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। देख लेना कितना भी आंसर हो, ये आपको मल्टीप्लाई करना है 108 × 0.206 और 27 × 0.206 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा मुझे बताना, कमेंट्स करना। क्लियर है दोस्तों। सॉल्व कैसे करना है समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट प्रकार के हैं, यहाँ पर सेम प्रकार का कोई भी नहीं है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ ये फैराडे का जो लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ आपको भूलना नहीं है। साथ ही साथ ये फार्मूले भी हमको पता होना चाहिए। ये फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये सारे फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए। तभी जो है आप फैराडे लॉ से रिलेटेड, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।